NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 3 आधुनिक विश्व भाग 1। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद इतिहास की किन बारीकियों के बारे में हम जानेंगे। 1. सामंतवाद के पतन के प्रभाव के बारे में जानेंगे। 2. पुनर्जागरण का अर्थ और इसकी विशेषताओं की व्याख्या। 3. सुधार और इसके प्रभाव के कारण की व्याख्या। विज्ञान के विकास का उल्लेख। 4. इस काल की मुख्य वैज्ञानिक खोजों के साथ कुछ मुख्य समुद्री यात्राओं की व्याख्या करेंगे। 5. यूरोप और शेष विश्व में औद्योगिक क्रांति का उल्लेख करेंगे। 6. अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करेंगे। 7. जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष पर चर्चा करेंगे। 8. समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति के विकास की जांच करेंगे। प्रश्न 1. फ्रांस की क्रांति के कारण बताएं। उत्तर। फ्रांस की क्रांति के कुछ निम्न कारण हैं। 1. निरंकुश राजशाही। 2. प्रशासनिक भ्रष्टाचार। 3. न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। 4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। 5. विदेशी घटनाओं का प्रभाव। 6. राजा के सलाहकार, सेवक और जो अधिकारी थे सब भ्रष्ट थे। चापलूसी करना, सिफारिश लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। प्रश्न 2. पुनर्जागरण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. इटली के नगर राज्य पुनर्जागरण के प्रथम केंद्र बन गए। 2. वास्तुकला तथा साहित्य का विकास हुआ। 3. मनुष्यों में स्वतंत्र चिंतन एवं मानवता का विकास हुआ। प्रश्न 3. सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत बनी। उत्तर। गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति सन 1688। सन 1688 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की कैथोलिक निरंकुशता तथा अडियलपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी लड़की मैरी और उनके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। यह परिवर्तन बिना रक्तपात के हुआ, इस कारण इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि संसद बिना खून बहाए जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन को बदलने में सक्षम हुई। इसने सरकार को संवैधानिक रूप दिया। प्रश्न 4. बोस्टन चाय पार्टी की घटना क्या थी। उत्तर। अमेरिका में उपनिवेशवासियों को सभी व्यापारिक सौदों पर टैक्स देना पड़ता था। अमेरिका के लोगों ने इसका विरोध किया। 1773 ईस्वी में कुछ क्रांतिकारियों ने इंग्लैंड के जहाजों में आने वाली चाय को उतारने से मना कर दिया और चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इस घटना को बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5. पुनर्जागरण आरंभिक विचारों और मान्यताओं से किस प्रकार भिन्न है। व्याख्या कीजिए। उत्तर। सामंती व्यवस्था का पतन और नए विचारों की उत्पत्ति ने एक नए जागरण को जन्म दिया। इसने एक नए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, जिसे पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी के रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। इसका आरंभ 1350 ईस्वी में इटली में हुआ, जब लोगों ने यूनान और रोम के प्राचीन सभ्यताओं की सांस्कृतिक उपलब्धियों में गहरी दिलचस्पी दिखाना आरंभ किया। पुनर्जागरण से लोगों के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युग के नए विचारों ने मानवतावाद, तर्कवाद और प्रश्न करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। पुनर्जागरण की विचारधारा की मुख्य विशेषता मानवतावाद थी। यह पुनर्जागरण की केंद्र बिंदु थी। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानव का गुणगान किया जाता था। मानव के सुख भोग के अधिकार तथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का समर्थन किया जाता था। इसने मध्ययुगीन चर्च द्वारा प्रतिपादित परलोक की धारणा, धार्मिक तपस्या तथा संन्यास का विरोध किया। मानवतावाद में लोगों की इस नई अभिरुचि से भाषा, साहित्य, इतिहास, नीतिशास्त्र, विज्ञान, दर्शन, कला के क्षेत्र में नए विचारों तथा परिवर्तनों को प्रोत्साहन मिला। वास्तव में मानवता की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति को कला और साहित्य के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुनर्जागरण काल की कुछ महानतम उपलब्धियां चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। कलाकारों ने प्रकाशिकीय तथा ज्यामिति का अध्ययन किया और उन्होंने मानव को चित्रों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के लिए शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया। मूर्तिकला क्षेत्र में कलाकारों ने मुक्त रूप से मूर्तियां बनाना आरंभ किया। अब मूर्तियां केवल भवनों एवं किसी अन्य पृष्ठभूमि में नहीं बनाई गई, बल्कि यह पृथक कला शैली के रूप में उभरकर सामने आई। पुनर्जागरण काल की सबसे महान कलाकृति डोनाटेलो की है, जिसने पश्चिम में डेविड की पहली नग्न मूर्ति बनाई। पुनर्जागरण की प्रवृत्ति यूरोप में राष्ट्रीयता के उदय में भी लक्षित होती है।
राजा और सामान्य जनता दोनों ही मध्ययुगीन धार्मिक प्रतिबंधों और बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना गहरी होती गई, जो इतालवी, स्पेनी, फ्रांसीसी, जर्मन एवं अंग्रेजी आदि आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के साहित्य रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। इस प्रकार लेखक सभ्रांतों की भाषा लैटिन, जिसे थोड़े से लोग ही समझ पाते थे, को त्याग कर स्थानीय भाषाओं में काव्य, नाटक तथा कथा इत्यादि की रचनाएं करने लगे। यूरोप की आधुनिक भाषा में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण कृति दांते की डिवाइन कॉमेडी है। हॉलैंड निवासी इरास्मस की मुख्य कृति इन प्रेज ऑफ फॉली है। इस काल की कुछ महान साहित्यिक कृतियों में मैकियावेली की, प्रिंस, सर्वातेंस की, डॉन क्विजोट का उल्लेख किया जा सकता है। प्रश्न 6। समुद्री यात्राओं द्वारा नए देशों की खोज और उपनिवेश ने किस प्रकार विश्व को शताब्दियों तक प्रभावित किया? उत्तर। जिज्ञासा की जिस भावना ने पुनर्जागरण काल के व्यक्तियों को प्रत्येक क्षेत्र में नए नए विचार व्यक्त करने को प्रेरित किया था, उसी जिज्ञासा ने यूरोपवासियों में नए देश और नए लोगों के बारे में जानने की प्रेरणा दी। इन साहसिक यात्राओं से कई रोमांचकारी खोजें सामने आई। इन साहसी यात्रियों के अनुसार इन खोजों के पीछे ईश्वर, यश और सोना प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इन यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके मुनाफा कमाना था। भौगोलिक खोज के पहले यूरोपवासी मसाले, सूती कपड़े, कीमती रत्न और रेशम इत्यादि जैसे सामान विश्व के पूर्वी भाग से खरीदते थे। उन्हें अरब और इस्लाम क्षेत्रों से यात्रा करनी पड़ती थी, अतः यह व्यापार बहुत लाभकारी और अनिश्चिततापूर्ण था। इसलिए उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग का पता लगाने का प्रयास किया, क्योंकि व्यापार के लिए यह मार्ग बहुत लाभदायक था। खोजकर्ताओं ने नए देशों में लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया और उनके धर्म परिवर्तन का भी प्रयास किया। अतः उनके लिए यह कार्य ईश्वर की उपासना और धर्म सेवा के साधन बन गए। इसके अतिरिक्त नए देशों की खोज के पीछे एक उद्देश्य प्रसिद्धि प्राप्ति भी थी। परिणामस्वरूप कुछ खोजकर्ता बहुत प्रसिद्ध हुए। हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वह अमेरिका का पता लगाने में सफल रहा। इनके अतिरिक्त बार्थोलोमेयो डाइस और मैगलन जैसे खोजकर्ताओं को भी बड़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन इन्हें यूरोप के नजरिए से खोज कहा जा सकता है, हमारे नजरिए से नहीं। इन दुस्साहसिक समुद्री यात्राओं को सम्राट और धनी लोगों से सहयोग मिलता था। समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देने वाले राजाओं में एक प्रसिद्ध पुर्तगाली शासक हेनरी था। यह मार्ग निर्देशक के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन अभियानों के फलस्वरूप कपास, एस्ट्रोलब, खगोलीय सूचीपत्र और मानचित्र कला का आविष्कार हुआ। ये सभी तकनीकी सामान समुद्री अभियानों के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी थे। समुद्री अभियानों का परिणाम यह निकला कि साम्राज्य विस्तार या औपनिवेशीकरण के बदले समुद्री व्यापार पर लोगों का ध्यान बढ़ गया। बहुत से नए उत्पाद जैसे तंबाकू, गुड़, शुतुरमुर्ग के पंख एवं आलू आदि का भी व्यापार होने लगा। इन अभियानों के फलस्वरूप यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण आरंभ कर दिया। इस प्रक्रिया की बहुत सी सभ्यताएं जैसे इनका और अजटेक्स तबाह कर दी गई। यूरोपियों ने उनके सोने तथा चांदी लूट लिए। व्यापार में असाधारण विकास और औपनिवेशीकरण ने यूरोप के विकास पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। यूरोपीय व्यापारियों ने खूब धन कमाया और इस धन का प्रयोग नई मशीनों के विकास में किया। अतः इन परिवर्तनों से यूरोप में औद्योगिक क्रांति का पथ प्रशस्त हुआ। प्रश्न 7। वास्को डी गामा कौन था? उत्तर। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, जिन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। वह यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। प्रश्न 8। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के विषय में क्या कहा था? उत्तर। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीपति अक्सर मजदूरों का शोषण करते हैं और स्वयं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं। समाज में यह संघर्ष पूंजीवाद को समाप्त कर देगा और श्रमिक वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा। फिर इसमें कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। प्रश्न 9। धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और विश्व को प्रभावित किया? उत्तर। मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी। उनका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करने की बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लूथर के विचारों ने पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की और ईसाई जगत को 2 भागों में बांट दिया, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक धर्म।
इनके अनुसार ईसाइयों को मुक्ति ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने से मिल सकती है, न कि चर्च के पाप मुक्ति पत्र खरीदने से। प्रश्न 10। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इसका प्रमुख कारण है इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में था, जो मशीनी उद्योगों के लिए आवश्यक थे। इंग्लैंड ने जहाज उद्योग का भी तेजी से विकास कर लिया था। सूत कातने की मशीन और भाप के इंजन के आविष्कार से पक्की सड़कों और डाकतार सेवा के विकास से औद्योगिक क्रांति को सफलता मिली। समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। प्रश्न 11। औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ हुई? इसके क्या प्रभाव हुए? उत्तर। औद्योगिक क्रांति की नींव इंग्लैंड में 1750 ईस्वी में पड़ी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी, क्योंकि उसने ऐसे उपनिवेशों को हथिया लिया था जहां से उसको नियमित रूप से कच्चा माल मिल सकता था। अंग्रेज व्यापारियों ने इस स्थिति का खूब लाभ उठाया। इंग्लैंड में निर्मित उत्पादों के लिए ब्रिटिश उपनिवेश बहुत ही लाभकारी बाजार थे। इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन भी काफी मात्रा में उपलब्ध थे, जो मशीनी उद्योग के विकास में आवश्यक थे। 18वीं शताब्दी में एक बड़े आंदोलन का आरंभ हो गया था। इस व्यवस्था में छोटे किसान भूमिहीन हो गए और कारखानों में काम करने पर विवश हो गए। इस प्रक्रिया में औद्योगिक क्रांति को बल मिला। इंग्लैंड ने जहाज उद्योग को भी बड़े पैमाने पर विकसित कर लिया था, अतः उसे जमीनी और समुद्री दोनों भागों से वस्तुएं जाने ले जाने में बड़ी आसानी होती थी। औद्योगिक क्रांति का आरंभ कपड़ा उद्योग से हुआ। भारतीय सूती कपड़ों की इंग्लैंड में बहुत मांग थी। अंग्रेज व्यापारियों ने यह महसूस किया कि पुराने ढंग के चरखों और हथकरघे बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते। समय की आवश्यकता को देखते हुए जेम्स हागेजब ने सूत कातने के चरखे से मिलती जुलती रूपी एक मशीन का आविष्कार किया। कुछ समय बाद आर्कराइट और क्रॉयटन ने इस मशीन को और विकसित किया। भाप इंजन के आविष्कार और पक्की सड़कों के विकास ने बेहतर और तेज यातायात को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त डाक सेवा और तार के विकास ने संचार को बहुत ही सुलभ बना दिया। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों सम्मिलित थीं। इसने उत्पादन और संचार व्यवस्था में क्रांति ला दी। खेती करने के तरीके में परिवर्तन हुआ। खेती के नए औजार जैसे जमीन जोतने के लिए इस्पात का हल और हैंगी, बीज बोने तथा नाली खोदने की मशीन और कटाई तथा गुड़ाई की मशीन के आविष्कार ने कृषि उत्पाद विशेषकर नकदी फसल को खूब बढ़ावा दिया। औद्योगिक उत्पाद के लिए नकदी फसल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता था। इस प्रकार कृषि ने मजदूरों के श्रम को बढ़ा दिया। वे शहरों की झुग्गियों में दयनीय और अस्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। उनकी झुग्गियों में स्वच्छता की कमी तथा जल निकासी का सही प्रबंध न होने के कारण उनका जीवन स्तर बहुत नीचे था। मजदूर अपने मालिकों पर निर्भर थे और वे कम वेतन पर अधिक श्रम करते थे। बच्चे और महिलाएं भी जोखिम वाले काम करते थे। इस प्रकार समाज दो भागों में पूंजीपति और मजदूर वर्ग में विभाजित हो गया। एक वर्ग बहुत धनी था, तो दूसरा उतना ही गरीब और शोषित। प्रश्न 12। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? उत्तर। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ होता है पुनर्जन्म। मध्यकाल में जब सामंत व्यवस्था ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, समाज के बौद्धिक लोगों ने इसके विरोध में आवाज उठाई, जिससे समाज में एक नया जागरण आया। इस जागरण से एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। इसकी शुरुआत इटली में हुई। पुनर्जागरण से लोगों के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न 13। जर्मनी और इटली में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पर बहस कीजिए। उत्तर। अमेरिका और फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व में राष्ट्रीयता की भावना को जगा दिया। इटली और जर्मनी जैसे देश बहुत से छोटे राज्यों में बंटे हुए थे, अतः राष्ट्रीयता की भावना ने इन देशों को एकीकरण की ओर प्रवृत्त किया। इटली के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में सार्डिनिया, माडेना, लाबिडी, वेनेशिया, तस्की एवं पमी आदि का नाम आता था। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी रुकावट था। मैजनी और गेरिबाल्डी के नेतृत्व में कार्बोनेरी और पर्सोनैलिटी जैसे कुछ संस्थाओं ने एकीकरण की भावना को जीवित रखा था। मैजनी ने अपनी यंत्र इटली संस्था द्वारा इतालवी नौजवानों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का प्रयास किया, परंतु एकीकरण का कार्य कैवर के नेतृत्व में सार्डिनिया में पूर्ण हुआ। इटली को शक्ति संपन्न बनाने की कैवर की नीति को जन समर्थन प्राप्त था। इसके लिए वह क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 में सम्मिलित हुआ और नेपोलियन द्वितीय की सहानुभूति प्राप्त कर ली।
1856 तक कैवूर ने लोम्बार्डो, टस्कनी, परमा एवं मॉडर्ना इत्यादि पर से ऑस्ट्रियाई शासन को खत्म कर दिया। इसके उपरांत इटली के दक्षिण भाग में विद्रोह हुआ और गैरिबाल्डी ने सिसिली द्वीप और नेपल्स को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने विजित पूर्ववर्ती राज्य को 1861 सार्डिनिया के राजा विस्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। अतः रोम और वेनेशिया 1870 के युद्धोपरांत इतालवी संघ का अंग बन गए और विक्टर इमैनुएल इटली का राजा बना। 18वीं शताब्दी में जर्मनी भी अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें प्रशा सबसे शक्तिशाली था। यहाँ एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रशा के राजा विलियम प्रथम के एक मंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में संपन्न हुई। बिस्मार्क ने एकीकरण की अपनी नीति को रक्त और लोहे की नीति कहा। जर्मनी की युद्ध की यह नीति ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध थी। उसने 3 युद्ध लड़े। पहला युद्ध डेनमार्क के विरुद्ध 2 राज्यों पर अधिकार के लिए हुआ। उसने दूसरा युद्ध जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए किया। तीसरा युद्ध उसने जर्मन संघ में उत्तरी राज्यों की सम्मिलित करने के लिए फ्रांस के विरुद्ध किया। प्रशा के राजा विलियम प्रथम ने फ्रांस के वर्साय में स्थित फ्रांसीसी राजमहल में जर्मन सम्राट का पद धारण किया। एकीकरण के उपरांत जर्मनी और इटली दोनों ने अपने देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज कर दी और शीघ्र ही वे यूरोप में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। वे औपनिवेशीकरण की दौड़ में भी सम्मिलित हुए, जिससे विश्व में तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। कुल मिलाकर आइए संक्षिप्त में समझते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। 1. मध्यकाल में सामंती क्रम टूटने के परिणामस्वरूप कस्बों, शहरों, वाणिज्यिक, कृषि और व्यापारी वर्ग की उत्पत्ति हुई। 2. पुनर्जागरण या पुनर्जन्म यूरोप में 14वीं सदी के मध्य के आसपास शास्त्रीय ग्रीक और रोमन सभ्यताओं की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक नए सिरे से रुचि के साथ शुरू हुआ। इसने लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव किया। 3. मानवतावाद के विचार ने मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता पर जोर दिया और मनुष्य मानवतावादियों के अध्ययन का विषय बन गया। 4. धर्म सुधार चर्च की प्रथाओं पर सवाल का एक प्रयास था। यह जर्मनी में मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया। शीघ्र ही यह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ईसाई दुनिया के विभाजन का कारण बना। 5. पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक समझदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक विज्ञान का विकास था। कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। 6. पुनर्जागरण अन्वेषण और भूमि की खोज की चाह ने यात्राओं को नेतृत्व प्रदान किया। इन यात्राओं का दुनिया के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव पड़ा। 7. औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास से इंग्लैंड में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति के आने से औद्योगिक उत्पादन की दर में कई गुना वृद्धि हुई। इसने औद्योगिक श्रमिक सर्वहारा वर्ग बनाया, जिसका बुरी तरह से पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाता था। 8. सन 1776 की अमेरिकी क्रांति ने समानता और स्वतंत्रता के अपने विचारों और लोगों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया को प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति मोंटेस्क्यू और वाल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित थी। इसका स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों के साथ आधुनिक दुनिया पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। 9. राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि ने जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। नए उद्योग, कामकाजी वर्ग की समस्याओं और चिंताओं ने समाजवाद को जन्म दिया। रूस की क्रांति ऐसी विकास चेतना का एक परिणाम थी, और इसी ने दुनिया में पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.